अगर बात करें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, तो इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 21 जुलाई 2017 को आधिकारिक रूप से सूत्रपात किया गया था। इस योजना से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिक लाभान्वित होंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग या 60 वर्ष के लोग ही लाभान्वित होते हैं। इस योजना को 4 मई 2017 को खोला गया था और अब तक कई लोग इससे जुड़ चुके हैं। इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो योजना है इसकी अवधि 10 वर्ष तक की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक प्रति वर्ष 7.4 का प्रतिलाभ सुनिश्चित किया गया है, जो हर माह दिया जाएगा। प्रतिलाभ पाने के लिए पेंशनधारी अपना समय चुन सकता है, अर्थात चाहे वह तो मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक अवधि पर प्रतिलाभ पाने का विकल्प भी दे सकता है। यह योजना सर्विस टैक्स या जीएसटी से मुक्त है। यदि पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और पेंशनर जीवित रह गया हो तो उसको क्रय राशि के साथ साथ अंतिम पेंशन की किस्त भी प्राप्त हो जाएगी। इस पॉलिसी पर ऋण भी उठाया जा सकता है, किंतु इसके लिए पॉलिसी के 3 वर्ष का पूरा होना आवश्यक तय किया गया है। जैसे एक होता है ना कि आपको अगर पॉलिसी को तुड़वाना हो तो उसकी मैच्योरिटी के लिए कुछ साल आपको रुकना पड़ता है। जैसे अगर आप आईसीआईसीआई में अगर कोई पॉलिसी कराते हैं तो उसकी मैच्योरिटी ईयर होता है 10 साल तक का, कि आपको मिनिमम 10 साल तक वहाँ पे पैसा रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं पॉलिसी का मैच्योर होना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पॉलिसी मैच्योर के ईयर हैं 3 साल। आप याद रखें कि जब भी इसमें जो भी पॉलिसी करेंगे तो उसको मिनिमम 3 वर्ष तक को वहाँ अपने पैसे को रोकना पड़ेगा, तब उसको ये चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस बीमा योजना से पेंशनधारी बीच में ही हट सकता है यदि वह या उसकी पत्नी किसी प्राणांतक रोग से ग्रस्त हो गए हों। ऐसी दशा में उसको क्रय राशि का 98% लौटा दिया जाता है। यदि पेंशनधारी 10 वर्ष के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो क्रय राशि उसके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी मतलब आपके मरने के बाद जो व्यक्ति उस पैसे का हकदार होगा उसे कहा जाता है नॉमिनी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत मर जाता है तो उसका जो भी पैसा होगा, मतलब 98% पैसा किसे मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिल जाता है। और इसका पैसा देने वाली जो संस्था है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से इस प्लान को ऑफलाइन या ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, और पैसा देने वाली संस्था भी यही होगी। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य इस सवाल से संबंधित। हम बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। सवाल कहता है कि इस योजना में 18 से 45 वर्ष के लोग लाभान्वित होंगे। यह कथन गलत होगा, क्योंकि इसमें लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की उम्र है 60 या उससे अधिक। 60 प्लस उम्र के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। यह योजना जीएसटी या सर्विस टैक्स से मुक्त है। यह एकदम सही कथन है। इस योजना की अवधि 20 वर्ष की होगी। यह गलत कथन है, क्योंकि इस योजना की जो अवधि है वह कितनी होगी, 10 वर्ष की होगी। अगर इसका आपसे ब्याज पूछ लेता कि इसमें कितना ब्याज दिया जाता है, तो कहीं अगर 8% अगर आपको देता तो ये गलत डेटा होता, क्योंकि हाल ही में इसका ब्याज करके 7.4% इसका क्या कर दिया गया है, ब्याज डेटा कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम हमारे सही कथन को देखें तो पहला कथन हमारा गलत है, तीसरा कथन हमारा गलत है, जबकि दूसरा कथन हमारा सही है। तो केवल 2 आपका इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आज का प्रश्न क्रमांक 2 है, सोलर मिनिमम क्या है। आपका कथन नंबर पहला है सोलर सेल की मिनिमम ऊर्जा। आपका कथन नंबर दूसरा है ग्रीन हाउस गैस का कम होना। कथन नंबर सी सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में कमी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं टॉपिक एनालिसिस की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि ये हाल ही में मुद्दे में क्यों बना हुआ है। आप ये जो चीज़ देख रहे हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग है, और ये सारी पिक्स उसमें आई हुई थी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं हम कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सोलर मिनिमम का नाम दिया जाता है। सूरज एक ऐसा तारा है जिस पर विद्युत से आवेशित गैसें, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, ये विद्यमान होती हैं। प्लाज्मा भिन्न भिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनवरत गति करते रहते हैं। भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी अवधारणा कहती है कि यदि विद्युत से आवेशित गैसें या तरंगें
किसी निश्चित पैटर्न में गति करें तो चुंबकीय बल पैदा कर देती हैं और इस बल के प्रभाव वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार सूरज पर बहुत सारे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आ जाते रहते हैं। सूरज पर जिस तरह गैस इधर से उधर प्रभावित होते रहती है, आपस में टकराती हैं, घुलती मिलती हैं, ठीक उसी तरह इनकी गति के कारण पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र में भी बहुधा एक दूसरे से टकराने रहने की संभावना होती है। एक दूसरे में उलझ जाते हैं और कुछ अपनी क्षमता से भी ये इनमें अधिक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इन सब कारकों के कारण सूर्य पर एक बड़ी हलचल पैदा हो जाती है, जो सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इंजेक्शन जिसे CME और सनस्पॉट जैसी कई सौर घटनाओं को भी जन्म देती है। इन सभी को ही सामूहिक रूप से सोलर एक्टिविटी या सोलर गतिविधि भी कहा जाता है। इन सभी तथ्यों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि सूरज के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में अगर कोई कमी होने लगती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा कि रूप से कमी दर्ज की गई है, उनकी घटनाओं में क्या किया गया है, कमी दर्ज की गई है, इसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। और ये घटनाओं में कमी क्यों दर्ज की गई है, इसके सारे के सारे फैक्ट आपको ये दिए गए हैं कि किन कारणों से इनकी घटनाओं में कमी उत्पन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पिक्चर में कि जो जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिनसे सोलर मिनिमम की संभावना बन जाती है, तो वो सारे फैक्ट आपको यहाँ ग्राफिकल रूप से भी दिए गए हैं और ये भी दिए गए हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है आपकी सोलर मिनिमम की, सोलर मैक्सिमम की। इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब घटनाओं में कमी होने लगती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर तेलंगाना राज्य में किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों तक LPG जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। चलिए आपको केंद्र सरकार वहन करती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कभी बताया है कि ये जो केवल वर्ड आता है यहाँ से आपको बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा, बीच का कहीं से कहीं तक नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे।
आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3। बढ़ते हैं हम इस सवाल के टॉपिक एनालिसिस की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे नरेगा भी कहते थे, के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे यहाँ ये पूछ लिया जाए कि नरेगा की शुरुआत कब की गई है, तो ये कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। नरेगा अलग चीज़ है। नरेगा 2005 में शुरू की गई थी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने लेके आई थी, जबकि मनरेगा यहाँ पे एक अलग चीज़ है। मनरेगा का नाम ही बदल गया है, ठीक है। तो ये हम आगे की कहानी है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। अगर आपसे नरेगा पूछेगा तो 2005 को शुरुआत की गई थी नरेगा, और किस अधिनियम के अंतर्गत? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे नरेगा कहा जाता है, ये मनरेगा नहीं है, ठीक है। अगला कथन देखते हैं हम। वर्ष 2010 में नरेगा के नाम में बदलाव किया गया और मनरेगा रख दिया गया। ये देखिए, मनरेगा प्रॉपर, अगर मनरेगा पूछे अगर आपसे कि प्रॉपर मनरेगा क्या है, तो इसको शुरुआत हमने किया है 2010 में। अगर पूछे कि ये योजना का शुभारंभ कब से हुआ है, तो 2005 जरूर आंसर देंगे, क्योंकि नरेगा को ही मनरेगा बनाया गया है। सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है कब? 2010 में। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि 2005 में नरेगा की शुरुआत हुई और नरेगा का नाम बदला गया है सन 2010 में। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत हर भारतीय परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता एवं परिवहन भत्ता लगभग 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में जो होंगे, उनका प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट ये आएगा, ये जो न्यूज़ है मनरेगा के जब शुरुआत की गई थी, उस हिसाब से इसमें 100 दिन का इसमें दिया जाता था आपको रोजगार। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट के रूप में ज़रूर देखने को मिलेगी। ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन या ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी है आपके 2005 का जो नरेगा अधिनियम आया था और 2010 में जो इसमें संशोधन किया गया था, उसकी पूरी जानकारी है ये। परंतु हाल ही में अभी कोविड-19 के चलते क्या हो रहा है कि जो भी मज़दूर घर वापस आए हुए हैं, उन सभी मज़दूरों को क्या किया जा रहा है, 100 दिन की जगह अब उनको क्या दिया जा रहा है, 120 दिन का रोज़गार दिया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या मनरेगा के अंदर अब 120 दिन का प्रावधान हो जाएगा, जो कि अभी तक लिखा नहीं गया है कहीं पे भी, ठीक है। अभी भी 100 दिन का रोज़गार देने का ही मनरेगा में प्रावधान है, परंतु कोविड-19 के चलते इसमें अभी हाल ही में 120 दिन का रोज़गार दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपसे ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि कोविड-19 के समय में या अभी कोरोना वायरस के चलते मनरेगा द्वारा दिया जाने वाला रोज़गार कितने दिन का था, तो ये 120 दिन का होगा, जबकि मनरेगा में दिया जाने वाला रोज़गार वो सिर्फ अभी भी 100 दिन का है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज आपको यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। बात करते हैं कुछ अगले कथन की। विदित हो कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत 150 दिवसों के रोजगार का प्रावधान है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अकाल घोषित होता है, कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सूखाग्रस्त घोषित हो जाता है, जहाँ पे खाने पीने के वांदे हो जाते हैं, इन क्षेत्रों में वहाँ के मज़दूरों को, वहाँ के श्रमिकों को 150 दिन का रोज़गार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर आप यूपीएससी और पीसीएस मेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, इस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेटा आपको आपके आंसर राइटिंग में लिखना ज़रूरी है। तो एग्जामिनर आपसे समझ जाएगा कि इस बंदे को हर वो चीज़ पता है जो न्यूज़पेपर में भी आती है, और इसने पूरे अधिनियम की कॉपी ही पढ़ी है जो कि संसद द्वारा पारित किया जाता है। तो एक इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है आपको नंबर पाने में। चलिए और आगे देखते हैं कि मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। आज की तिथि में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले सम्मिलित हैं। मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास निहित है। यहाँ पे आर्थिक बोझ की बात आपने देखा था कथन में, उसमें लिखा था केवल
केंद्र सरकार, उसमें कथन में लिखा था केवल केंद्र सरकार। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनरेगा के अंदर मिलने वाला वेतन मतलब कि क्या है कि अगर आप मजदूरों को पैसे दे रहे हैं तो वो एक प्रकार का आर्थिक बोझ ही है आपके लिए, ठीक है ना। उनका वेतन का जो निर्धारण करता है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। केंद्र प्लस राज्य, ये दोनों के ऊपर आर्थिक बोझ होता है इसका परसेंटेज डिवाइड होता है कि इसमें से कुछ परसेंट केंद्र देगा और कुछ परसेंट राज्य देगा, तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर उठाते हैं, तो केवल केंद्र इसका आर्थिक बोझ नहीं उठाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी कथन में अगर केवल, सिर्फ या सभी ऐसे कुछ वर्ड अगर आपको कीवर्ड देखने को मिलते हैं वो कथन अक्सर गलत होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज़ में तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं। एक अंतिम कथन और है कि जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों हेतु अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी की दरों को हर वर्ष संशोधित करती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए कि हर साल मनरेगा में जो मजदूरी होती है वो डिसाइड की जाती है। जैसे 2017 में डिसाइड की गई थी 303 रुपये की, बाद में इसको बढ़ा के 385 रुपये भी कर दिया गया था। हर राज्य अलग अलग रखता है, जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, दिल्ली में 480 समथिंग है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हर साल हर वर्ष राज्यों को क्या करना होता है, इनकी मजदूरी को डिसाइड करना होता है कि भैया इतनी इतनी मजदूरी हम हमारे यहाँ मनरेगा के अंतर्गत देंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए। तो ये था आपके क्वेश्चन का टॉपिक एनालिसिस। इसके अंतर्गत अब हम जानेंगे कुछ मनरेगा से संबंधित कुछ और अन्य जानकारी, जैसे कि मनरेगा योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर मनरेगा से ही आई हुई हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में आई हुई तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें इसलिए मैं आपके लिए डालता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये तस्वीरों को देखकर ही एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं, इसलिए आपको इनको समझना जरूरी है। बात करते हैं मनरेगा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, कि पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के ठीक उलट मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया जाता है। प्रावधान के अनुसार मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। विकलांग का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अकेली महिला का मतलब ये है कि जैसे जो विडो होती हैं, मतलब विधवाएं होती हैं, या जो डाइवोर्सी होती हैं, जो अपना जीवन यापन स्वयं अकेली ही कर रही हैं, उनको हम अकेली महिला कहते हैं, ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में खेतीहर मजदूर हेतु निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती है और यह 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला आपको, 60 रुपये से कम कभी नहीं हो सकती मजदूरी इसकी, 60 से ज़्यादा ही होगी। वटेवर कोई भी राज्य क्या मजदूरी रखता है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हमको 320 रुपये प्रतिदिन मनरेगा की मजदूरी मिल रही है तो इन्होंने डिसाइड किया है मध्य प्रदेश ने, जबकि उत्तर प्रदेश इसी की जगह आपको 380 रुपये देता है ना। ये हर जगह अलग अलग हो सकता है, हर राज्य का अलग अलग हो सकता है, परंतु कोई भी राज्य 60 रुपये से कम मजदूरी नहीं दे सकता। ये केंद्रीय प्रावधान बना दिया गया है, ठीक है। इसके प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिन के अंदर या जिस दिन से कार्य की मांग की गई है उसी दिन से आवेदक को रोजगार दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये मेंस के लिए, कि जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं होंगी उन सभी पंचायती राज संस्थाएं जिम्मेदार होंगी किसके लिए, इस मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए, कि कितने मजदूर यहाँ आएंगे, कितने मजदूरों को वेतन मिला, किसको नहीं मिला, कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, ये पूरा कार्यभार कौन देखेगा, पंचायत देखेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मनरेगा में सभी कर्मचारियों हेतु बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे कि कहीं तालाब की खुदाई हो रही है तो वहाँ पे पेयजल का आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था कौन करेगी, पंचायत करेगी, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे आपको एक प्रमुख प्राथमिक चिकित्सक के रूप में किसी न किसी डॉक्टर को अपॉइंट करके वहाँ पे रखना पड़ेगा, कि मजदूरी करने के दौरान अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसका फर्स्ट एड आप कर सकें, उसका प्राथमिक उपचार आप वहाँ पे कर सकें। तो ऐसी सुविधाओं का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रावधान करना पड़ेगा। तो ये पूर्ण रूप से लागू मानी जाती है।
मनरेगा के अंतर्गत आर्थिक बोझ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका आर्थिक बोझ वहन करती है। तो ये थी मनरेगा से संबंधित वो सभी तथ्य जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और चुनिंदा शब्दों में और लिमिटेड वर्ड में आपको लिखना होगा। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लें, इसकी टेलीग्राम में लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। तो ये कंप्लीट PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी और आप हूबहू भी अगर इसको आंसर में लिख के आते हैं तो यकीन मानिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो सामने वाला आपको 5 नंबर आसानी से देगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्चुअल प्लस आपको इन्फॉर्मेटिव सारी जानकारी लिमिटेड शब्दों में आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं। बढ़ते हैं हम हमारे सवाल की ओर कि इस सवाल का आंसर क्या निकल के आएगा। सवाल का कथन नंबर पहला था कि इसके लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है। इसमें 1/3 महिलाओं की भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ विकलांग लोगों को भी इसमें प्रायोरिटी है और जो अकेली महिलाएं होती हैं उनको भी इसमें प्रावधान दिया गया है कि उनको प्राथमिकता दी जाए। आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर या कार्य मांग के दिन से ही आवेदक को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह भी सही कथन है कि जैसे ही आज मान के चलो आपने 20 तारीख को आपने क्या किया, आवेदन दिया, आपको या तो इसी दिन से मिल जाना चाहिए रोजगार, या तो आपको 20 के बाद 30 और फिर अगला महीने की 5 तारीख के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान है। इसका आर्थिक बोझ केवल केंद्र सरकार वहन करेगी। ये कथन तो पहले ही समझ में आ गया था कि गलत होगा, क्योंकि इसमें केवल वर्ड लगा हुआ था इसमें, जबकि केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों ही इसमें आर्थिक बोझ का वहन करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कथन नंबर 3 हमारा गलत होगा। आपसे सही कथनों के बारे में पूछा गया था तो पहला और दूसरा कथन आपका यहाँ सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम सही आंसर होगा, केवल 1 और केवल 2। बढ़ते हैं हम हमारे आज के प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। आज का प्रश्न क्रमांक 5 और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कायर जियो टेक्सटाइल्स के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों पर विचार करें। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर UPSC IAS के प्री एग्जाम में पूछता है और ये सारी की सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में बनी रहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो इनका आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो वही सारे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो आपको हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं मिल पाते हैं, परंतु इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यह न्यूज़ द हिंदू से ही ली गई है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, कायर जियो टेक्सटाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह नारियल के रेशों से बना होता है। दूसरा कथन है, जियो टेक्सटाइल उन पारगम्य कपड़ों को कहते हैं जिनका मिट्टी के साथ प्रयोग करने से ये उसे सुदृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके सही कथन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं हम इस प्रश्न के टॉपिक एनालिसिस की ओर। पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, ये जो ब्लैकनेस वाली पट्टियाँ दिख रही हैं ना आपको, इसे ही कहा जाता है कायर जियो टेक्सटाइल। मतलब पहले अभी आप क्या करते थे, सीमेंट या डामर से आप क्या करते थे, रोड बनाते थे, मशीन लगाते थे, ठीक है। परंतु अब क्या किया जा रहा है कि उसका मेंटेनेंस बहुत होता है, बार बार उसको खुद जाती है, उखड़ जाती है, गड्ढे होते हैं, बार बार उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इस कारण से क्या किया गया है, अभी ये कायर जियो टेक्सटाइल नाम का एक क्या लाया गया है, प्रोडक्ट लेके आया गया है, जिससे रोड बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ऐसी रोड बन जाती है इनसे, ठीक है। और ये डामर सीमेंट की रोड से ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा सुटेबल और ज़्यादा सुरक्षित भी हैं, इसलिए ये हाल ही में न्यूज़ में भी है और आगे चल के आपको आपके देश की, आपके गाँव की सड़कों में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेष तथ्यों को। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब रोडों में ये इसका यूज़ होना चालू हो जाएगा, अब डामर वामर का खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें कि इसका जो कार्य किया जाएगा वो कौन करेगा, कि इसका कार्य जो किया जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। यह कायर अर्थात नारियल के रेशों से बने होते हैं। आपको बता दूं, कायर का इंग्लिश वर्ड है कायर, जो कि नारियल के रेशे होते हैं जिनसे रस्सियां भी बनती हैं, उन रेशों को ही कायर कहा जाता है। तो ये नारियल के रेशों से बनने वाला प्रोडक्ट है और 3 से 5 साल तक चलता है। मतलब इतना मजबूत होता है कि 3 से 5 साल तक इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। नारियल के रेशे 100% प्राकृतिक फाइबर होते हैं। नारियल से निकलने के कारण इनकी उपलब्धता सतत बनी रहती है।
जियो टेक्सटाइल के बारे में अगर हम कुछ समझें कि यहाँ पे तो कायर का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि कायर मतलब नारियल के रेशों से है। जियो टेक्सटाइल को समझ लेते हैं कि जियो टेक्सटाइल उन पारगम्य कपड़ों को कहते हैं जिनका मिट्टी के साथ प्रयोग करने से उनकी सधरणता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। पारगम्य होने के कारण पानी इस पर नहीं ठहरता। ये कपड़े पॉलिएस्टर के बने होते हैं। नारियल रेशों से बना जियो टेक्सटाइल सड़ता नहीं है और उसमें फफूंद या नमी नहीं होती। यह सूक्ष्म जीवाणुओं के आक्रमण से मुक्त रहता है, अतः इसमें रसायन का उपचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यह जियो टेक्सटाइल बहुत बलवान और टिकाऊ होता है। ये सभी डेटा आपने पढ़ा, आपने सभी इन्फॉर्मेशन जाना कि क्या होता है। जियो टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रकार का कपड़ा होता है कि जिसे अगर हम मिट्टी में अगर उसको लपेट के अगर उसका यूज़ करें तो वो और मजबूत बनता है। ठीक है, और ये कपड़े आपने देखा कि फाइबर 100% फाइबर होता है, इनमें प्राकृतिक फाइबर होता है। और ये कपड़े काहे से बनते हैं? आपके नारियल के रेशों से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कायर कहते हैं। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब ये तो था टॉपिक एनालिसिस। बात करते हैं हम हमारे प्रश्न की। प्रश्न था, कायर जियो टेक्सटाइल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर पहला था कि यह नारियल के रेशों से बना होता है। जी हाँ, एकदम सही कथन है। जियो टेक्सटाइल। कथन नंबर दूसरा था, जियो टेक्सटाइल उन पारगम्य कपड़ों को कहते हैं जिनका मिट्टी के साथ प्रयोग करने से ये उसे दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह भी कथन एकदम सही है। इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ये थे हमारे आज के वो महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जो कि 21 से लेकर 25 मई के बीच में आपको सभी इंग्लिश न्यूज़पेपरों में देखने को मिलता है। बात करते हैं हम आज के हमारे फाइंड आंसर क्वेश्चन की, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। आज का फाइंड आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, जो कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो हम ये समझते हैं कि शायद आप वीडियो या तो नहीं देख रहे हैं या आप पढ़ भी नहीं रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स करेंगे तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी लोगों को पसंद आती है और उसके द्वारा वो फाइंड आंसर की तैयारी भी करते हैं। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी 21 से 25 मई के बीच के। आप सभी ने इनको बराबर देखा। आप इस वीडियो को पूरा भी देखें। अगर आपको नहीं आता है एक बार में समझ में तो आप इसे दूसरी बार ज़रूर देख लें। अगर आपको इस लेक्चर की कंप्लीट PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, वहाँ पे आप जाइए। टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आज तक की जितनी भी PDF है वहाँ से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारी वीडियो से वंचित ना हो पाएँ। वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें ताकि सभी व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच जाए और सभी की तैयारियों में बूम आ जाए। ठीक है, इसी के साथ आप मिलेंगे हम फिर अगले सेशन में। तब तक आप बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ। थैंक यू।